Hello students, today we are going to study Coulomb's law in vector form and after this we will do some numericals. So now let us start our topic, Coulomb's law in vector form. जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, वन डायग्राम इज देयर। यहां पे जो है दो पोजीशंस हैं, A और B। A पे हमने Q1 चार्ज को रखा और B पे हमने Q2 चार्ज को रखा। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है R। पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है यानी Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर R1 और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर R2। अब ये Q1 और Q2 आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ में देखा था। Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है और वो फोर्स क्या है? F21। और Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में और वो फोर्स क्या है? F12। अब इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, ट्रायंगल OAB, अगर हम ट्रायंगल OAB को देखते हैं, ट्रायंगल OAB, और यहां पे बाय अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को OAB पे अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? आप देखें, वेक्टर R1 और ये जो वेक्टर ले रहे हैं वेक्टर R12 ले रहे हैं जिसका डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर R1 और वेक्टर R12 दे आर इन द सेम ऑर्डर, सो R1 प्लस R12 एंड दैट गिव्स यू द रिजल्टेंट वेक्टर R2। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें मिल रहा है वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक उसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल OBA, उसी तरीके से ट्रायंगल OBA में जो है हम लोग देखते हैं कि वेक्टर R21 जो होगा वो होगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये हमारे पास एक दूसरा इंफॉर्मेशन आ गया। अब तीसरी चीज, क्लास 11th में आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा था। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? अगर हम लिखें A कैप इज वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, या फिर हम इसको ऐसे भी सिंपली लिखते हैं, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है, ये भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे यहां। अब जो है किसी एक, इनमें से किसी एक को अगर हम ले लें, जैसे कि अगर हम इसको ले लें फोर्स 1 2, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है K Q1 Q2 बाय, इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन जरा देखिए इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज यानी B से A की तरफ है। तो हम लोग डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे? R21, और ये आप लिख सकते हो R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक बात और यहां पे ध्यान रखिएगा हमेशा, वो ये है कि R21 का जो डायरेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट है R12 का, जैसा कि हम लोग को फिगर में देखने को मिल रहा है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं R12 या R21 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ R21। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है आगे देखिए। तो ये हमारा जो है इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक उसी तरीके से
अगर F21 को हम लिखें F21, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? K Q1 Q2। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है F21 का? वो है A से B के तरफ, तो हम लिखेंगे R12 का यूनिट वेक्टर, और ये हम लिख सकते हैं R12 मॉड स्क्वायर। अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखें, ये दोनों वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स का है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट है ये दोनों में सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज न्यूमरेटर K Q1 Q2 ये, और डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ पे R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, यहाँ पे R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। और हम बहुत सिंपल सी चीज जानते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट और हम लोग यहाँ ध्यान दे दें, जो मैं लिखना भूल गया, वो ये है कि R12 का मैग्नीट्यूड जो है वो है R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये भी एक पॉइंट था जो हमें ध्यान। तो चूंकि ये और ये सेम है, तो दिस होल थिंग इज सेम, बस रह क्या रहा है? डायरेक्शन का अंतर है। और चूंकि हम जानते हैं कि ये जो है इसका नेगेटिव है, तो अगले स्टेप में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 by R21 का स्क्वायर, और यहां पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ R21। ये चीज लिखा जा सकता है। और इसको हम जैसे ही लिखेंगे तो F21 अगर आप ध्यान से देखें तो इसका नेगेटिव हो जाता है। ये सेम चीज आ जा रहा है लेकिन इसका नेगेटिव हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? F21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F12। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो यहां पे निकल के आ रहा है, और ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो था हमारा वेक्टर फॉर्म का एक फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म को और भी कई तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि इसको मैं रद्द कर दे रहा हूं। अभी हम लोगों ने देखा कि F12 को हम लोगों ने क्या लिखा था? K Q1 Q2 R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 कैप। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए, कौन सा फॉर्मूला? A कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 अपॉन R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसके जगह अगर इस फॉर्मूले को हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म है। ठीक उसी तरीके से F21 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको और आगे भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, K Q1 Q2 R21। अच्छा, अभी इसको रहने देते हैं ये। अच्छा, R21 को आप क्या लिख सकते हो? ये चीज लिख सकते हो, तो यहां पे लिख सकते हैं R1 माइनस R2, और यहां पे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस ये भी एक वेक्टर फॉर्म हो गया। तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म है, ये भी एक वेक्टर फॉर्म है, ये भी एक वेक्टर फॉर्म है।
तो कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है ये कई तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से F21 का भी हम लोग वेक्टर फॉर्म दिखा सकते हैं। तो अब वेक्टर फॉर्म होने के बाद जो अब हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पे है। यहां पे क्या दिया है, दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं which are separated by a distance of 5 Armstrong। अब जाहिर सी बात है दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं आमने सामने, तो दे आर गोइंग टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब ये जो फोर्स है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। अब यहां पे सबसे बड़ी बात जो सवाल में ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो जाहिर सी बात है यहां जो आयंस हैं दे आर पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस हैं, इसका मतलब क्या है कि यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी है यही हमें पता करना है। अब इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि यहां पे कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करना है और प्लस यहां पे हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी Q इज इक्वल टू NE ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट करने पे 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप लिख सकते हो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। 5 एंगस्ट्रॉम है तो इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -10 मीटर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करना है। अब यहां से जो है हम लोग Q स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायरिंग कर लें साथ ही साथ। 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर -20 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको सिंप्लीफाई करें, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3.7 इंटू 25 बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा, ये जो 10 टू दी पावर 9 है डिनोमिनेटर में ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी 10 टू दी पावर -9 हो जाएगा। तो 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -18 एंड 10 टू दी पावर -18 और 10 टू दी पावर -20 ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -38। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा सॉल्व करने पे 10.28 इंटू 10 टू द पावर -38 और यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको Q मिल जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हमें Q की मैग्नीट्यूड मिल गई। अब जैसे ही हमें Q का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा यहां पे जो है हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी Q इज इक्वल टू NE का इस्तेमाल करेंगे और हमसे पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें N पता करना है। तो N क्या हो जाएगा, N हो जाएगा Q बाई E। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, Q की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाई E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है N इज इक्वल टू 2, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, इस न्यूमेरिकल में क्या है, 3 चार्जेस हैं A, B और C। A के पास +3 मिलीकूलम का चार्ज है, B के पास +3 मिलीकूलम का चार्ज है और C के पास -6 मिलीकूलम का चार्ज है। अब यहां पे कहा क्या जा रहा है, यहां पे कहा ये जा रहा है कि पहले आप इस चार्ज A को C के साथ कांटेक्ट में लाते हैं,
ठीक है, और यहां पे कंडक्शन होता है, और जब कंडक्शन होता है तो जाहिर सी बात है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद जो है आप ए और सी को अलग कर देते हैं। फिर कह रहा है कि अब आप बी को सी के साथ कांटेक्ट में लाइए और फिर से वहां पे जो है कंडक्शन होगा और फिर उनको सेपरेट कर दें। सेपरेट करने के बाद आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन ए एंड सी। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्फीयर्स हैं ये मेटेलिक स्फीयर्स हैं। दीज आर मेटेलिक स्फीयर्स, मेटल स्फीयर्स, क्योंकि मेटल स्फीयर रहेगा तभी आपस में कंडक्शन हो पाएगा। अब इस सवाल को देखते हैं, कंडक्शन के कंसेप्ट पे है। सबसे पहले जो है हम लोग ए और बी को कांटेक्ट में, ए और सी को कांटेक्ट में लाते हैं। ए के पास कितना चार्ज था, +3 मिलीकूलम, और सी के पास कितना चार्ज था, -6 मिलीकूलम। जरा ध्यान से देखिए कि इस सिस्टम के पास कितना चार्ज था, इस सिस्टम के पास चार्ज था -3 मिलीकूलम। अब हम जब इसको सेपरेट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कंडक्शन हुआ और चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू मेटेलिक स्फीयर्स। तो स्फीयर ए को कितना चार्ज मिला, 3 माइक्रोकूलम बाई 2, और इसको सी को, इसको भी मिला 3 मिलीकूलम बाई 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि बी को इस सी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। स्फीयर बी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद स्फीयर सी। स्फीयर बी के पास कितना है, 3 मिलीकूलम, और स्फीयर सी के पास कितना है, -3/2 मिलीकूलम। सिस्टम के पास कितना हो गया, यहां पे सिस्टम में हो गया 3/2 मिलीकूलम प्लस में, तो सिस्टम का टोटल चार्ज इतना है। अब ये आपस में कांटेक्ट में थे, अब इनको हम सेपरेट कर देते हैं, और जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो बी और सी के पास अब चार्जेस क्या क्या रह जाएंगे। बी के पास हो जाएगा +3/4 मिलीकूलम, और सी के पास भी हो जाएगा +3/4 मिलीकूलम। तो अब जो है हर एक के ऊपर फाइनली क्या क्या चार्ज है वो हमारे पास पता है। ए के पास फाइनली क्या है, -3/2 मिलीकूलम, बी के पास +3/4 मिलीकूलम, सी के पास +3/4 मिलीकूलम। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए और बी के बीच में नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ए के पास फाइनली क्या है, नेगेटिव चार्ज, और बी के पास फाइनली क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ए और बी यानी इस क्वेश्चन का जवाब जो नेचर ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ए और सी को अगर देखें तो ए को ये है माइनस, और सी के पास भी हमारे पास प्लस है। तो यानी इस दूसरे क्वेश्चन का जवाब जो है ये भी हमारा क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर हम आपको ये दे देते कि ए और बी के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस इतना है, तो इसके साथ साथ हम आपको मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करने को कह सकते थे, या फिर हम कह देते कि ए और सी के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस इतना रखा गया है फाइनली, तो फिर उनके बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा। तो ये क्वेश्चन में नेचर भी पूछा जा सकता है और मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि मैग्नीट्यूड पूछने के लिए फाइनल सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर्स ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा।